नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख। इस पे हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज है 10 अगस्त और आज की तारीख का संबंध है भारतीय वायुसेना से। कारगिल की लड़ाई पर जो तारीख का एपिसोड था उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह परवेज मुशर्रफ कारगिल जीतने का प्लान बना रहे थे और कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। फरवरी 1999 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने लाहौर का दौरा किया, जिसके बाद ऐसा लगने लगा कि दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होंगे, लेकिन कारगिल में पाकिस्तान की हरकत से रिश्तों पर दोबारा बर्फ जम गई। लाजमी था कि भारत अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकता था। कारगिल में हुई गलती दोबारा न दोहराई जाए, इसको लेकर भारतीय सेना बहुत चौकन्नी थी। तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ऐसे में बॉर्डर पर होने वाली छोटी से छोटी हरकत पर भी बहुत गौर से नजर रखी जा रही थी। कारगिल युद्ध विराम के कुछ ही दिनों बाद एक और वाकया हुआ, जिससे एक बार फिर से युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए और इस बार मोर्चे पर सबसे सामने थी भारतीय वायुसेना। आज के एपिसोड में हम आपको यही किस्सा सुनाने जा रहे हैं। तारीख थी 10 अगस्त 1999। जगह कच्छ में भारतीय एयरफोर्स का नलिया एयरबेस। अगले दिन यानी 11 अगस्त को एयर चीफ मार्शल AY टिपनेस निरीक्षण के लिए बेस पर आने वाले थे। इसी को लेकर उस दिन तैयारियां चल रही थी। एयर मार्शल टिपनेस का एक परिचय ये भी है कि फ़िलहाल जो एयरफोर्स में आप कलर देखते हैं उसे टिपनेस ग्रे कहा जाता है, क्योंकि ये कलर उनके समय में ही आया था। खैर, सुबह के 10:45 पर कंट्रोलर को रडार पर कुछ हरकतें दिखाई दी। हम वापस चले गए हैं 10 अगस्त 1999 की तारीख पर। ये एक एयरक्राफ्ट था जो करीब 370 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर की तरफ आ रहा था। रडार कंट्रोलर को बेस ज्वाइन किए हुए 3 ही महीने हुए थे, इसीलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रुप कैप्टन विजय सुमन शर्मा ने कंट्रोल की कमान संभाली। रडार के अनुसार 10:55 पर पहली बार पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने भारतीय सीमा को छुआ। 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को लेकर समझौता हो चुका था, जिसके अनुसार दोनों देशों का कोई भी लड़ाकू विमान बॉर्डर के 10 किलोमीटर के इलाके में नहीं आ सकता था, सिवाय हेलीकॉप्टर्स के। इसीलिए जैसे ही पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने बॉर्डर को छुआ, कैप्टन शर्मा के निर्देश पर भारत की ओर से तुरंत नंबर 45 स्क्वाड्रन माने फ्लाइंग डैगर्स के 2 MiG-21 रवाना हो गए। समय था 10:59। पहले MiG-21 को उड़ा रहे थे स्क्वाड्रन लीडर PK बुंदेला, जिनका कॉल साइन था बैंडी, और दूसरे MiG को फ्लाइट लेफ्टिनेंट संजीव नारायण उड़ा रहे थे, जिसका कॉल नेम था नानू या कॉल साइन था नानू। रडार पर पहली बार दिखाई देने के अगले 17 मिनट तक पाकिस्तानी विमान ने कई बार अपनी दिशा बदली। इस दौरान 3 बार उसने भारतीय सीमा पार की। 11:14 पर वो कच्छ में लखपत और कोटेश्वर को पार कर तीसरी बार भारतीय सीमा में घुसा, और ये सब हो रहा था कारगिल की लड़ाई के आधिकारिक अंत के 2 हफ्ते बाद। आप सोचिए टेंशन कितना रहा होगा माहौल में पहले से, और एक प्लेन अब बॉर्डर क्रॉस करके आ गया है, बार बार बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। रेकी करने दोनों MiG-21 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के नज़दीक पहुंचे, लेकिन कोहरे और बादलों के कारण पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को देखना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए दोनों विमानों ने ऊंचाई पर जाने का फैसला किया। करीब 6,800 फीट की ऊंचाई पर दोनों को पहली बार पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट दिखाई दिया। वक्त था 11:16। तब तक पाकिस्तानी विमान भारतीय सीमा के 10 किलोमीटर अंदर आ चुका था। स्क्वाड्रन लीडर PK बुंदेला ने विमान की पूंछ पर बना पाकिस्तानी नेवी का निशान देखा। ये फ्रांस में बना ब्रिगेड BR 1150 अटलांटिक विमान था, जो पाकिस्तानी नौसेना के 29 स्क्वाड्रन में तैनात था। इसने कराची के पास स्थित पाकिस्तानी नौसेना के एयर स्टेशन PNS मेहरान से उड़ान भरी थी। BR 1150 अटलांटिक एक रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है। इसके जरिए दुश्मन की गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। चूंकि ये एक फ्रेंच विमान है, इसलिए अटलांटिक को अटलांटिक भी कह दिया जाता है फ्रेंच एक्सेंट में। एनीवेज, पहचान साफ होने के बाद यह तय किया गया कि इस विमान को भारत में उतरने को कहा जाएगा। फ्लाइट कंट्रोलर कैप्टन शर्मा के निर्देश पर बैंडी को सिंध गुजरात बॉर्डर और अटलांटिक विमान के बीच में पोजीशन कर दिया गया, ताकि वो भागने की कोशिश करे तो बैंडी के निशाने पर आए। और नानू को निर्देश दिया गया कि वो दूसरी तरफ से जाकर उसे घेर ले। ये एक तरह का पिंसर मूवमेंट था। आमतौर पर किसी चीज़ को समझाने के लिए किसी फिल्म का रेफरेंस देना आसान होता है, लेकिन पिंसर मूवमेंट को समझाने के लिए अगर हम आपको क्रिस्टोफर नोलन की टेनेट का रेफरेंस देंगे तो ये काम बनने के बजाय बिगड़ जाएगा। पिंसर मूवमेंट को मोटा माटी आप ये समझ लीजिए 2 तरफ से घेर लेना। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को दोनों तरफ से घेर लिया गया था ताकि वो वापस ना जा सके। चूंकि ये एक मिलिट्री विमान था और बिना इजाजत भारत की सीमा में घुस गया था, इससे एक आक्रामक कार्रवाई माना गया, इसलिए संभव नहीं था कि इसे वापस जाने दिया जाए।
दुश्मन की सीमा में घुसे विमान के पास ऐसी स्थिति में इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो सामना कर रहे एयरफोर्स के निर्देशों का पालन करे या फिर कार्रवाई का सामना करे, उनसे निपटे बाय फोर्स। मतलब अटलांटिक को अब भारतीय वायुसेना के मुताबिक चलना था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो फिर भारत उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाने के लिए सिद्धांततः आज़ाद था। अटलांटिक को लैंडिंग का निर्देश देने के इरादे से बैंडी अटलांटिक से 300 मीटर के फासले पर पहुंचा। 300 मीटर सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, एयरक्राफ्ट्स के लिए ये बहुत पास है, एज टू एज। लेकिन बैंडी अपनी पोजीशन ले ही रहा था कि अचानक अटलांटिक ने उसकी तरफ मुड़ते हुए एक तेज मनूवर किया, एकदम से घूमा। अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स के हिसाब से अटलांटिक को अपनी दिशा बनाए रखनी चाहिए थी। इनफैक्ट उसे अपनी उड़ान को नीचा करना चाहिए था, जो सबमिशन का साइन होता, माने वो फाइटर जेट्स के साथ कोऑपरेट करने को तैयार था। लेकिन अटलांटिक बैंडी की ओर जिस तरह से मुड़ा, वो एरियल कॉम्बैट के हिसाब से एक हॉस्टाइल मनूवर यानी कि आक्रामकता का सूचक माना जाता है। ऐसे में स्क्वाड्रन लीडर पीके बुंदेला ने फ्लाइट कंट्रोलर कैप्टन शर्मा से एंगेजमेंट के लिए क्लियरेंस मांगा, जिसकी तुरंत इजाजत उन्हें मिल गई। इसके बाद उन्होंने अपने मिग 21 से R-60 एयर टू एयर इंफ्रारेड हीट सीकिंग मिसाइल लॉन्च की। ये मिसाइल गर्मी के स्रोत का पीछा करती है, हवा से हवा में मार करने के लिए, और ठीक यही काम करते हुए मिसाइल अटलांटिक के बाएं इंजन में लगी और उसमें आग लग गई। ये तब हुआ जब अटलांटिक भारतीय सीमा के 5 किलोमीटर अंदर था। इसके बाद दोनों पायलट्स को निर्देश दिया गया कि वो फ्लाइट फॉर्मेशन ब्रेक करके दाएं मुड़ जाएं, ताकि वो पाकिस्तानी सीमा के अंदर ना घुसें। विमान के इंजन में आग लगने के कारण अटलांटिक विमान नीचे की ओर गिरने लगा और कुछ ही मिनटों में रडार की स्क्रीन से गायब हो गया, तब तक कि वो भारतीय सीमा को क्रॉस करके उस तरफ उसका डेब्री गिरा था। कुछ मलबा विमान का भारतीय सीमा में भी गिरा था। अभी कारगिल की लड़ाई खत्म हुई थी, ऐसे में इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया। शाम होते होते पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई। पाकिस्तान की विदेश मंत्री सरताज अजीज ने इसे सैन्य आक्रमण बताया और लगभग धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान इस घटना का वाजिब जवाब देने का अधिकार रखता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने दावा किया कि एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन था और बिना किसी प्रोवोकेशन, बिना उकसावे के इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी विमान पर हमला किया है। भारत की तरफ से जवाबी बयान आया डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस की तरफ से। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तानी विमान को उतरने का आदेश दिया गया, उसने भारतीय लड़ाकू विमानों की ओर मुड़कर चुनौती देने की कोशिश की। ये एक शत्रुतापूर्ण कार्य था और इसीलिए भारत ने जवाबी कार्रवाई की। अगर पाकिस्तान कोऑपरेट करता, अगर वो एयरक्राफ्ट कोऑपरेट करता तो ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान ने इसे भारत की आक्रामक कार्रवाई बताते हुए एक तर्क ये दिया कि विमान का मलबा पाकिस्तान के इलाके में गिरा है और इससे जाहिर होता है कि विमान सीमा पार नहीं उसने की थी, वो पाकिस्तान के अंदर ही था। भारत ने जवाब देते हुए कहा कि गिरते हुए विमान की डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी के कारण ऐसा हुआ है। मतलब वो जब हवा से ज़मीन पर गिर रहा था जख्मी होने के बाद में, तो फिर वो एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे था, वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था और वैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस कर गया और इसी कारण विमान का मलबा सीमा के दोनों तरफ गिरा है। भारत ने भी तर्क दिया कि अटलांटिक समंदर के ऊपर ऑपरेट करने वाला विमान है, नेवी का एयरक्राफ्ट है, इसीलिए भारतीय ज़मीन के ऊपर मंडराने का साफ मतलब ये था कि ये एक सर्विलांस या रिकॉनेसेंस मिशन पर था। पाकिस्तान की ट्रेनिंग वाली बात का जवाब देते हुए भारत ने कहा कि ट्रेनिंग के लिए जो जगह तय हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर से काफ़ी दूर हैं, इसलिए बॉर्डर के इतने नज़दीक ट्रेनिंग मिशंस चलाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। 21 सितंबर 1999 को पाकिस्तान इस मामले को लेकर हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंचा, ICJ, जहां उसने विमान गिराए जाने के एवज में $60 मिलियन के हर्जाने की मांग की। प्लेन की कीमत थी 30 मिलियन और बाकी मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए था कंपेंसेशन के तौर पर। भारत की तरफ से कोर्ट में तत्कालीन अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि 1974 के एग्जेम्पशन रूल के हिसाब से भारत और बाकी कॉमनवेल्थ देशों के बीच के मामलों में कोर्ट निर्णय नहीं दे सकता। भारत ने 1991 में हुए बायलैटरल एग्रीमेंट का भी हवाला दिया, जिसके अनुसार दोनों देशों का कोई विमान बॉर्डर के 10 किलोमीटर से ज़्यादा नज़दीक नहीं आ सकता और चूंकि अटलांटिक भारत की सीमा में घुसा था, इसीलिए भारत की कार्यवाही वाजिब थी। इस बीच इस घटना ने पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में भूचाल ला दिया। कारगिल में कुछ हासिल न कर पाने के कारण नवाज शरीफ पर पहले ही बहुत प्रेशर था। ऊपर से भारत ने पाकिस्तान का विमान गिरा डाला और पाकिस्तान कोई जवाब दे नहीं पाया। ये बात नवाज शरीफ के लिए बड़ी बेइज्जती का सबब बनी। इस मामले में पाकिस्तान के अंदर उनकी बड़ी किरकिरी होने लगी। पाकिस्तान में और किसी भी मामले में आपको माफ़ी मिल सकती है, लेकिन भारत से पिछड़ने का मतलब है पॉलिटिकल खुदकुशी। जनरल मुशर्रफ पहले ही कारगिल में हार का दोष राजनीतिक लीडरशिप पर मढ़ रहे थे। इस घटना ने उन्हें एक और मौका दे दिया।
इसके कुछ ही दिन बाद अक्टूबर 1999 में मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया और संविधान को सस्पेंड करते हुए पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लगा दिया। उधर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में मामला चलता रहा और जून 2000 में इस मामले में फैसला आया। 15 जजों की बेंच ने फैसला देते हुए कहा कि ये मामला कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा सेटबैक था, वो ये कि फैसले के अनुसार इस मामले की दोबारा अपील भी नहीं की जा सकती थी। जहां पाकिस्तान भारत से $60 मिलियन हर्जाने की उम्मीद कर रहा था, उल्टा इस केस को लड़ने में उसे $4 लाख खर्च कर देने पड़े। भारत में इस घटना ने दोनों MiG-21 फाइटर जेट्स के पायलट्स को रातों रात हीरो बना दिया। इसके अलावा 8 अक्टूबर 2000 को स्क्वाड्रन लीडर PK बुंदेला और विंग कमांडर VS शर्मा को वायुसेना मेडल से सम्मानित भी किया गया। स्क्वाड्रन लीडर बुंदेला आखिरी सांस तक वही करते रहे जो उनका शौक और पेशा दोनों था, फाइटर फ्लाइंग। 4 अप्रैल 2002 को उन्होंने जोधपुर से एक MiG-21 बाइसन में उड़ान भरी। अचानक एक तकनीकी खामी के चलते विमान अपनी रफ्तार खोने लगा। स्क्वाड्रन लीडर ने इजेक्ट किया, इसके बावजूद उन्हें रीढ़ की हड्डी में बेहद गंभीर चोटें आईं। जोधपुर में शुरुआती इलाज के बाद उन्हें पुणे के कमान अस्पताल में लाया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि कोई चमत्कार ही उन्हें बचा पाएगा, लेकिन इस हालत में भी स्क्वाड्रन लीडर बुंदेला ने 4 महीने तक जीवन के लिए संघर्ष किया। 19 अगस्त 2002 को इस योद्धा ने अंतिम सांस ली। आज फ्लाइंग डैगर स्क्वाड्रन यानी कि स्क्वाड्रन लीडर PK बुंदेला का नंबर 45 स्क्वाड्रन तैनात है तमिलनाडु के सुलूर में, और ये पहला स्क्वाड्रन है जो स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस उड़ाता है। तारीख इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी जेरी ने।